जरा सोचिए, साल 1325 एक 21 साल का नौजवान अपना घर छोड़ता है और फिर दशकों तक वापस ही नहीं लौटता। कमाल की बात है ना। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम मुसाफिर की नहीं, बल्कि उस इंसान की बात करेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक लंबा सफर बना दिया, इब्ने बतूता। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे इस एक इंसान की कहानी हमें मध्यकालीन वैश्वीकरण, या जिसे हम मीडिवल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसकी पूरी तस्वीर दिखाती है। आज के दौर में सफर का मतलब क्या है? छुट्टियां, कंफर्ट और सेफ फ्लाइट्स, है ना? लेकिन उस 14वीं सदी में घर की दहलीज पार करने का सीधा सा मतलब था मौत की आंखों में झांकना, रास्ते में घात लगाए लुटेरे, भयंकर महामारियां, अनजान समंदर। सच में उस वक्त सफर पर निकलने वाले के वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती थी। और इन सब के बावजूद 75,000 मील! जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, सिर्फ पैदल, घोड़ों और ऊंटों के सहारे लगातार 30 सालों तक चलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी 75,000 मील के सफर ने इब्ने बतूता को इतिहास का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह बना दिया। ऐसा लगता है मानो समय की आधी दुनिया उन्होंने अपने पैरों से ही नाप दी हो। तो आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। 1. खतरनाक शुरुआत। 2. प्राचीन विश्व का अर्थशास्त्र। 3. खानाबदोश और नई संस्कृतियां। 4. संपत्ति और खौफ। 5. कागजी मुद्रा और महामारी। और अंत में 6. उनकी अंतिम विरासत। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, खतरनाक शुरुआत, तेंजियो को पीछे छोड़ना। ये अकेला सफर इतनी मुश्किलों के साथ शुरू हुआ कि तेज बुखार होने के बावजूद उन्हें खुद को गधे की काठी से बांधना पड़ा ताकि सफर किसी तरह न रुके। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इब्न बतूता कोई साधारण यात्री नहीं थे। वो एक काजी यानी इस्लामी न्यायाधीश के परिवार से आते थे। और उस जमाने में काजी सिर्फ अदालत में बैठकर फैसले नहीं सुनाते थे। वो व्यापार के विवाद सुलझाते, संपत्ति का प्रबंधन करते और कानून लागू करवाते थे। इसी खास बैकग्राउंड की वजह से उनके पास एक ऐसा एनालिटिकल नजरिया था जिससे वो समझ पाए कि अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं और कानून असल में काम कैसे करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्राचीन विश्व का अर्थशास्त्र, व्यापार और सामाजिक सुरक्षा। जब वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया और काहिरा पहुंचे तो वहां के फाइनेंशियल सिस्टम को देखकर हैरान रह गए, खास तौर पर काहिरा की वक्फ प्रणाली। ये एक कमाल का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था। होता क्या था कि अमीर लोग अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति दान करते थे और उस पैसे से मुफ्त अस्पताल, मदरसे और मुसाफिर खाने चलते थे। सबसे खास बात, बिना किसी भी सरकारी दबाव या दखल के समाज खुद अपने सबसे कमजोर लोगों की देखभाल कर रहा था। सच में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल। और ये अर्थशास्त्र बड़े पैमाने पर कैसे काम करता था? इसका एक शानदार उदाहरण पूर्वी अफ्रीका का मानसूनी व्यापार चक्र है। वहां की पूरी इकोनॉमी मौसम पर टिकी थी। मानसूनी हवाएं जहाजों को भारत और अरब से अफ्रीका लाती थीं। फिर व्यापारी अपने लाए हुए कपड़े और मसालों के बदले वहां से सोना और हाथीदांत लेते थे। और जैसे ही हवाओं का रुख बदलता, जहाज प्राकृतिक रूप से अपने घर वापस लौट जाते। मतलब मौसम का विज्ञान ही वहां की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक रणनीति तय कर रहा था। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, खानाबदोश और नई संस्कृतियां, विकसित होते सामाजिक नियम। अनातोलिया और मंगोलों के गोल्डन होर्ड साम्राज्य में पहुंचते पहुंचते समाज को लेकर उनकी पुरानी समझ पूरी तरह बदल चुकी थी। अनातोलिया का अखी सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, स्थानीय कारीगरों और मजदूरों के युवा संगठन अपनी दिन भर की कमाई एक जगह इकट्ठा करते थे और उस फंड से विदेशी यात्रियों को मुफ्त रहने और खाने की सुविधा देते थे। बिना किसी राजा या सरकार के आदेश के आम कामकाजी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी भाईचारे का निर्माण कर रहे थे। सामाजिक भूमिकाओं की बात करें तो एक और बहुत बड़ा सांस्कृतिक अंतर नजर आया महिलाओं की भूमिका में। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जहां महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घर तक ही सीमित थी, वहीं दूसरी ओर गोल्डन होर्ड के मंगोल साम्राज्य में महिलाएं बेहद सशक्त थीं। उनके अलग दरबार लगते थे और वो राज्य के बड़े बड़े फैसलों में अपनी सलाह भी देती थीं। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने इब्न बतूता के नजरिए को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, संपत्ति और खौफ, दिल्ली सल्तनत। जब इब्न बतूता भारत आए और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मुख्य न्यायाधीश बने, तो वहां उन्होंने अथाह संपत्ति के साथ साथ एक अजीब सा खौफ भी देखा।
सुल्तान की आर्थिक दुर्दशा गजब की थी। उनके पास एक विशाल इमरजेंसी फंड था जिसे सिर्फ और सिर्फ अकाल, बीमारी या युद्ध के वक्त इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखा गया था। इकोनॉमिकली तो ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम था, लेकिन विडंबना देखिए, ये सब एक ऐसे खौफनाक माहौल के बीच हो रहा था जहां हर छोटी गलती का अंजाम सीधी मौत होता था। उसी खौफ से बचने के लिए उन्होंने चीन के राजदूत का पद खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हफ्तों के भीतर ही एक भयंकर समुद्री तूफान ने उनके जहाज़ों और शाही खजाने को तहस नहस कर दिया। सब कुछ डूब गया। अब सुल्तान के गुस्से से बचने के लिए और बिल्कुल खाली हाथ महीनों बाद उन्हें मजबूरन मालदीव की तरफ रुख करना पड़ा। पर मालदीव में अर्थशास्त्र का एक और ही अनोखा रूप देखने को मिला, कौड़ी मुद्रा। वहां के लोग सोने चांदी के बजाय समंदर से निकाली गई लाखों छोटी सीपियों से व्यापार करते थे। और उनका ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार संतुलन तो देखिए। अपना खजाना खाली होने से बचाने के लिए उन्होंने विदेशी चावल के बदले कौड़ियों के निर्यात पर सख्त नियम बना रखे थे। उस दौर के हिसाब से ये एक बेहद सटीक और प्रैक्टिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट था। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, कागजी मुद्रा और महामारी, युआन राजवंश और ब्लैक डेथ। चीन पहुंचकर जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी फियाट करेंसी यानी कागजी मुद्रा। जरा सोचिए, उस दौर में जब पूरी दुनिया सोने चांदी के सिक्कों में व्यापार कर रही थी, चीन में कागज के नोट चल रहे थे। इन नोटों की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ सम्राट की मोहर और जनता के भरोसे पर टिकी थी। और हाँ, जाली नोट बनाने पर तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे सख्त कानून और राज्य का अधिकार एक साधारण कागज के टुकड़े में असीम मूल्य पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने चीन से अपनी वापसी की यात्रा शुरू की तो दुनिया पूरी तरह से बदल रही थी। 1348 के आसपास ब्लैक डेथ यानी प्लेग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तबाही का मंजर हर जगह था। खेती में अचानक मजदूरों की भारी कमी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग पूरी तरह से ठप पड़ गए, और दशकों तक जिन फले फूले बाजारों और कानूनी ढांचों का उन्होंने अध्ययन किया था, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। एक ही महामारी ने पूरी अर्थव्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया था। और अब इस सफर का आखिरी पड़ाव, भाग 6, अंतिम विरासत, रेहला का संकलन। करीब 24 साल बाद जब वो वापस मोरक्को पहुंचे, तब तक उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। पर इब्न बतूता का दिमाग दुनिया भर की अनमोल जानकारियों और रहस्यों से भरा हुआ था। मोरक्को के सुल्तान ने इस ज्ञान की अहमियत को समझा और विद्वान इब्न जुज़ै को इसे दर्ज करने का आदेश दिया। और यहीं से जन्म हुआ रेहला का, एक ऐसी किताब जिसने उन 24 सालों के अभूतपूर्व भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक डेटा को हमेशा हमेशा के लिए पन्नों पर सुरक्षित कर दिया। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। सच्ची शिक्षा बंद कमरों से बाहर निकलने और लोगों के कानूनों और जीवन को समझने से आती है। इब्न बतूता का वो 75,000 मील का सफर सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि क्या असली ज्ञान सिर्फ किताबों में मिलता है या अलग अलग संस्कृतियों को करीब से महसूस करने में। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज के जमाने की चीज नहीं है, ये तो सदियों से इंसानी इतिहास का हिस्सा रहा है। और ये सफर हमें लगातार यही प्रेरणा देता है कि नया जानने और सीखने की ये चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।